नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। मैं अक्सर अपने चैनल पर कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग के बारे में बात करता रहता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कुछ सीवियर मेंटल इलनेसेस में काफ़ी उपयोगी साबित हुई है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग एक नया इलाज है जो कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स और नेगेटिव सिम्टम्स को कम करने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ है। बहुत सारे शोध पिछले करीब 15-20 साल में हो चुके हैं जो कि साबित करते हैं कि कैसे ये CRT मतलब कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग किस तरह से हेल्प करती है उन लोगों को जो कि बहुत लंबे समय से स्किज़ोफ्रेनिया के कॉग्निटिव इंपेयरमेंट से सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट ना ही सिर्फ क्रोनिक पेशेंट्स को, जबकि फर्स्ट एपिसोड के या इनिशियल स्टेजेस पर या वो लोग जिनको कुछ ही समय पहले स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला है और जो काफी सारे कॉग्निटिव इंपेयरमेंट से सफर कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से CRT बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। इस वीडियो में मैं एक ऐसे शोध के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले 2022 में ये दिखाया गया कि कैसे CRT के 10 साल बाद तक भी असर बने रहते हैं उन पेशेंट्स में जिनको की रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग के साथ कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई। आइए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बेसिक जानकारी के बाद कुछ बेसिक रिसर्च क्या हुई है इस एरिया में, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस रिसर्च ने क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी। कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट को दूर करने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। दवाइयां कॉग्निटिव डेफिसिट्स पर काम नहीं कर पाती, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इलाज बनाया है जो कि डायरेक्टली सीधे तौर पे कॉग्निटिव डेफिसिट्स को दूर करने का काम करता है। CRT में बहुत पोटेंशियल देखा गया है क्योंकि ये ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस लाता है, मतलब ब्रेन के काम करने के ढंग को भी बदलता है, मतलब फंक्शनल चेंज लाता है, और स्ट्रक्चरल चेंज मतलब ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन की न्यूरोलॉजी को भी बदलता है, मतलब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिक इफेक्ट लाता है। न्यूरोप्लास्टिक मतलब ब्रेन के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके काम करने के ढंग, उनके स्ट्रक्चर, उनके केमिकल नेचर को भी ये बदल सकती है ट्रेनिंग। बहुत सारी स्टडीज में न्यूरो इमेजिंग के थ्रू और कई सारे दूसरे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से साबित हुआ है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में इन डेफिसिट्स को कम करने में CRT हेल्पफुल होती है। ना ही ये सिर्फ पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करती है, साथ ही ये ग्लोबल फंक्शनिंग मतलब पूरे तौर पे एक पेशेंट की लाइफ में उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव भी कर सकती है। वैज्ञानिक जब CRT के इफेक्ट्स को स्किज़ोफ्रेनिया में स्टडी करते हैं तो वो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं जिसमें दो तरह के स्किज़ोफ्रेनिया के ग्रुप्स को एनालाइज किया जाता है, जिसमें एक ग्रुप को तो CRT दी जाती है और दूसरे ग्रुप को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो टिपिकल दवाइयों वाला इलाज है केवल वही दिया जाता है। तो जिन लोगों को दवाइयां और CRT दोनों दिए गए उन लोगों में कॉग्निटिव डेफिसिट्स भी कम हुए, उनकी फंक्शनिंग भी इंप्रूव हुई, जबकि जिन लोगों को केवल दवाइयां मिल रही थी उन लोगों में सिर्फ डिल्यूजन हेलुसिनेशंस में कमी आई, जबकि उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट्स नहीं देखी गई। इसी तरह से वैज्ञानिक कुछ हफ्तों के गैप में स्टडी करते हैं, मतलब स्टडी की शुरुआत में वो लोगों पर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स किस लेवल की हैं। एक बेसलाइन लेवल डिसाइड कर दिया जाता है, फिर इन दोनों तरह के ग्रुप्स को जो इलाज दिया जाता है, फिर करीब 6, 8, 10 हफ्तों के बाद इनके ऊपर दोबारा से टेस्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि जिन लोगों को CRT दी गई थी उनके अंदर तो कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट्स देखी गई, पर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सिर्फ दवाइयां दी गई थी उनमें उन साइकोलॉजिकल टेस्ट पर कोई खासा बदलाव देखने में नहीं आया। तो इसी से वो जज करते हैं, एसेस करते हैं कि लोगों में कितनी इंप्रूवमेंट आई है और किस इलाज की वजह से इंप्रूवमेंट आई है। ज्यादातर जो ये स्टडीज होती हैं वो कुछ ही हफ्तों या महीनों तक लोगों को स्टडी करती हैं, जैसे करीब 2 से 4 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल। पर ऐसी स्टडीज ना के बराबर अवेलेबल हैं जिन्होंने कई सालों तक फॉलो अप करके इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, उनके दोबारा से टेस्ट किए और देखा कि किस तरह से ये जो असर है CRT के ये लंबे समय तक बने रह सकते हैं, बावजूद इसके कि उनको केवल कुछ ही हफ्तों या महीनों के लिए ही सिर्फ इलाज दिया गया था। तो क्या उस इलाज के असर लंबे समय तक बने रहते हैं या इस इलाज को लंबे टाइम तक बार बार देते रहना जरूरी है?
इस बारे में काफी वैज्ञानिकों ने सोचा, विचार किया और कुछ स्टडीज डिजाइन की जिसमें उन्होंने 5 साल और 10 साल तक भी लोगों को फॉलो करके देखा कि क्या वो ट्रीटमेंट के उन पर असर बने रहे। ज्यादातर जो स्टडीज हैं उनमें पेशेंट्स को दवाइयां तो दी ही जाती हैं और सीआरटी हो या कोई भी दूसरा इलाज हो जो कि साइकोलॉजिकल नेचर का है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, वो कभी भी दवाइयों के अलावा पेशेंट्स को नहीं दी जाती। ये केवल एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर ही दी जाती हैं और उसी तरह से इनको स्टडी भी किया जाता है। तो जब लोगों को सीआरटी दी गई तो दवाइयां दोनों टाइप के पेशेंट्स की चालू थी और उसके बाद ही उनके असर देखे गए। तो डॉक्टर्स जिस तरीके की रिकमेंडेशंस डे टू डे लेवल पर पेशेंट्स को देंगे उसी टाइप की स्टडीज भी की गई, क्योंकि स्टडीज इसी हिसाब से डिजाइन की जाती हैं ताकि उनके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जा सके, डॉक्टरों को कम्युनिकेट किया जा सके, जिससे कि डॉक्टर भी उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज कर पाए। तो कोई भी इलाज मेडिसिन फ्री नहीं होता, किसी भी इलाज की टेस्टिंग जो है वो मेडिसिन फ्री नहीं की जाती, मतलब बिना दवाओं के ये रिसर्च अक्सर नहीं की जाती। वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है कि सीआरटी के साथ कई पेशेंट्स में रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, मतलब उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना ये भी जरूरी होता है। तो रिहैबिलिटेशन के भी इफेक्ट्स को देखा गया है और पाया गया है कि रिहैबिलिटेशन के भी असर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की फंक्शनिंग पर आते हैं। तो ये 2 टाइप के बड़े जरूरी इलाज हो जाते हैं जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं दवाइयों के अलावा, क्योंकि दवाइयां डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस तो कम कर देंगी, पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में तो रख देंगी, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस या एंगर या सुसाइडल बिहेवियर के टेंडेंसी तो कम कर देंगी, पर पेशेंट की जो लाइफ क्वालिटी है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाती हैं दवाइयां। तो पेशेंट के अंदर अगर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, तो उस पर इन दवाइयों का असर नहीं पड़ता, जो भी स्टैंडर्ड एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जो हैं वो कुछ साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स पर फोकस करते हैं। साइकोसोशल मतलब जहां पेशेंट के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, उसकी थिंकिंग स्किल्स और एबिलिटीज पर, साथ ही उसके सोशल मतलब एनवायरमेंटल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं कि कैसे इन चीजों में बदलाव लाकर पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव करें। तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उसकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो। साथ ही रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग से एक पेशेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव बनाकर वो चीजें जो वो करना छोड़ चुका है या जो चीजें वो भूल चुका है उसको दोबारा से सिखाकर पेशेंट को फंक्शनल बनाया जाता है। तो फंक्शनल बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी होती है जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में दी जाती है या डे केयर सेंटर्स में भी दी जाती है। तो वहीं सीआरटी जो है वो पेशेंट की कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। इसी तरह से एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की कंप्लीट इंटरवेंशन की जाती है जिसमें दवाइयों के अलावा भी उसकी मदद करके उसको ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल बनाया जाता है। अब यहां कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये देखने में आई कि जब सिर्फ सीआरटी दी गई या सिर्फ जब एसआरटी मतलब स्टैंडर्ड रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, जब ये दोनों अकेले तौर पे दिए गए मतलब दवाइयों के साथ, तब पेशेंट्स में जो रिकवरी आई वो अच्छी देखने में तो आई, पर जब इन दोनों ट्रीटमेंट्स को कंबाइन किया गया, सीआरटी और एसआरटी मतलब कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया तो पेशेंट्स में और भी ज्यादा चेंजेस देखने में आए, क्योंकि ना ही सिर्फ हम पेशेंट की कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, उसको रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इस तरह की स्टडीज में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए हैं। तो या तो अकेला ट्रीटमेंट दो या दोनों का कॉम्बिनेशन दो, दोनों तरह से अच्छा इलाज तो हो ही जाता है, पर कॉम्बिनेशन से हमेशा ज्यादा अच्छा असर देखने में आता है। और सबसे अच्छी बात कि कुछ महीनों तक ये ट्रेनिंग देने के बाद भी काफी टाइम तक पेशेंट्स जो हैं उन चेंजेस को अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं, मतलब उनका माइंड या उनका जो ब्रेन है वो उन चेंजेस को अनलर्न नहीं करता। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के लिए कि अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्या उसे एक बार देकर बंद भी कर दिया जाए तो क्या पेशेंट बेटर रहेगा या उसको सालों तक दवाइयों की तरह वो ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ये जो साइकोसोशल ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं ये कुछ टाइम के लिए देकर भी पेशेंट को लंबे टाइम तक फंक्शनल बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो दवाइयों के मुकाबले ये ज्यादा असरदार साबित होते हैं पेशेंट को फंक्शनल बनाने में। हालांकि उसके बाद भी पेशेंट्स की दवाइयां नहीं छूटती, ये बात दिमाग में रखने की जरूरी है। ये नहीं कि कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिससे कि पेशेंट को क्योर किया जा रहा है, नहीं,
ये साथ साथ चलते हैं ट्रीटमेंट्स, और दवाइयां फिर भी बनी रहती हैं। बस ट्रीटमेंट जो है साइको सोशल वाला वो कुछ टाइम के बाद देकर अगर छोड़ दिया जाए तो पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी फंक्शनिंग को काफी हद तक मेंटेन कर लेता है। थोड़ा बहुत लॉस उसमें होता जरूर है, पर मोटे तौर पर वो मेंटेनेंस हो जाती है, और ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च में देखा, उसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। इसी तरह की कई सारे शोध हुए, जिसमें एक शोध था जो कि एक डेस्ट नाम के रिसर्चर और उनके ग्रुप ने किया, डेस्ट शायद ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते होंगे। उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को CRT प्रोवाइड की, साथ ही उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी इनरोल किया हुआ था, और उन्होंने पाया कि इस ट्रेनिंग को देने के बाद 1 साल बाद तक भी पेशेंट्स में कॉग्निटिव और फंक्शनल जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो देखने में आती हैं। कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट्स मतलब थिंकिंग स्किल्स में, और फंक्शनल इंप्रूवमेंट मतलब उनकी डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग में। क्योंकि SRT जो है रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग, वो मेनली फंक्शनल इंप्रूवमेंट पर ही फोकस करती है। इसी के साथ एक और रिसर्चर थे मैकगर्क नाम के, उन्होंने तो यह भी पाया कि जिन लोगों को काफी टाइम तक रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग से या वोकेशनल ट्रेनिंग से भी बहुत बेनिफिट नहीं मिला था, उन लोगों को जब CRT दी गई तो उन्होंने तो और भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, और ऐसा देखा कि पूरे ट्रेनिंग के दौरान उनमें इंप्रूवमेंट बढ़ती गई, बेहतर होती गई, और थेरेपी खत्म करने के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड देखे गए। तो इस तरह के काफी सारे शोध रिसर्चर्स ने किए हैं, और उन्होंने कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स के ऊपर जब ये ट्रेनिंग दी है तो देखा है कि लंबे टाइम तक ये फर्क उनमें बने रह सकते हैं। थेरेपी के दौरान भी और थेरेपी के बाद भी वो इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। एक जरूरी एस्पेक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स की लाइफ में, जिसको कि रिसर्चर्स एसेस करते हैं, और वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब एक पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी कैसी है, इसको एसेस करने में रिसर्चर्स हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं। बहुत सारे शोध जो चाहे दवाइयों पर दिए गए हों या साइको सोशल ट्रीटमेंट्स पर दिए गए हों, सब में क्वालिटी ऑफ लाइफ को करीब करीब एसेस किया ही जाता है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के असेसमेंट से पता चलता है कि पेशेंट की लाइफ की जो क्वालिटी है, डेली लिविंग की जो क्वालिटी है, वो कितनी इंप्रूव हुई है उस इलाज की मदद से। तो CRT या SRT या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ट्रीटमेंट जब दिए गए तो देखा गया कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव होती है और कितने लंबे टाइम तक वो बनी रहती है। क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, या वो इंप्रूव हो जाती है, या वो सेम बनी रहती है। तो पोलेटी करके एक रिसर्चर थे, जिनके ग्रुप ने कुछ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स पर स्टडी की और पाया कि पेशेंट्स में जो इंप्रूवमेंट है वो 1 साल के बाद फॉलोअप करने पर भी बनी रही। इनफैक्ट उन्होंने और भी ये चीज देखी कि 6 महीने के बाद और जब 1 साल के बाद जब फॉलोअप्स किए गए, फॉलोअप का मतलब है उनकी दोबारा से असेसमेंट्स की गई, तो देखा कि कई पेशेंट्स में तो ये इंप्रूवमेंट पहले से भी ज्यादा थी। मतलब थेरेपी देने के टाइम पर और थेरेपी के खत्म होने तक जो इंप्रूवमेंट्स आई थी, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स उनमें 6 महीने और 1 साल के बाद भी देखी गई। और ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इन ट्रेनिंग्स का। अब ये तो वो स्टडीज रही जिन्होंने बस 1 साल तक ही लोगों की इंप्रूवमेंट्स को नोटिस किया। ये जो वीडियो है, इसमें मैं जिस रिसर्च ग्रुप के बारे में बात करना चाहता हूं और उनकी 2 स्टडीज के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसको कि एक रिसर्चर है बोनोकोर नाम के, नाम बड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं शायद प्रोनाउंस भी ठीक से किया है नहीं, इटली के रिसर्चर हैं और इन्हीं का एक रिसर्च ग्रुप था। इन्होंने कई सारे पेशेंट्स पर रिसर्च की और इंटरेस्टिंग चीज ये, इन्होंने इन पेशेंट्स को 5 साल तक और 10 साल तक फॉलो किया और देखा कि जो इनको जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके इफेक्ट्स किस हद तक बने रहे। पहली जो इन्होंने स्टडी रिपोर्ट की थी वो 2018 में रिपोर्ट की थी, जो कि ट्रीटमेंट देने के 5 साल बाद तक की इंप्रूवमेंट को जिसमें उन्होंने बताया। इन्होंने जो इनिशियल ट्रेनिंग दी थी वो पहले तो 3 महीने के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग दी थी, फिर 2 ग्रुप्स थे पेशेंट्स के, एक को तो 6 महीने तक रिहेबिलिटेशन दिया, दूसरे ग्रुप को 1 साल तक CRT के बाद रिहेबिलिटेशन दिया। मतलब एक ग्रुप को रिहेबिलिटेशन ज्यादा मिली। पर जब इनको 5 साल के बाद फॉलोअप किया गया तो देखा गया कि जिन लोगों को 1 साल तक की रिहेबिलिटेशन मिली थी उन्होंने ज्यादा अच्छी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस दिखाई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी थी, जबकि जो लोग जिनको केवल 6 महीने की रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग मिली थी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ हद तक खराब पाई गई। मतलब जो इंप्रूवमेंट आई थी उसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी गई और जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट थी उसमें कमी भी आ गई, जबकि 1 साल की रिहेबिलिटेशन से आने वाले इफेक्ट्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज्यादा अच्छे देखे गए। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लंबी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग पेशेंट्स के लिए जरूरी होती है। पर यह पहली स्टडी थी जो कि 5 साल तक कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग के रिजल्ट्स रिपोर्ट कर पाई थी। हाल ही में 2022 में इसी ग्रुप ने उन पेशेंट्स के बारे में फिर से रिपोर्ट किया है एक रिसर्च में।
और ये 10 साल के बाद उन पर की गई टेस्टिंग के रिजल्ट्स इन्होंने रिपोर्ट किए। और ये इस तरह की पहली ऐसी स्टडी है जिसमें इतना इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट जो कि पेशेंट्स को दिया गया उसके लंबे टाइम के बाद असर नोटिस में किए गए हैं। इस तरह की स्टडीज करना इसलिए भी जरूरी होता है कि क्या इस कॉग्निटिव ट्रेनिंग की मदद से पेशेंट्स में आने वाला जो न्यूरो डीजेनरेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब अगर एक पेशेंट को ट्रेनिंग ना दिया जाए तो हो सकता है कि वक्त के साथ स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के इंपैक्ट में या बहुत ज्यादा अपने दिमाग को यूज ना करने की वजह से हो सकता है कि पेशेंट के जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करने और कम कर दें। मतलब हो सकता है उनकी फंक्शनिंग और ज्यादा इफेक्ट हो जाए। तो एक तरीके की डीजनरेशन देखी जाती है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वक्त के साथ वो और भी ज्यादा सुस्त होते जाते हैं और भी ज्यादा अपनी थिंकिंग स्किल्स में कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग है जो कि केवल 3-4 महीने के लिए ही दी जा रही है, क्या वो इस तरह के असर ला सकती है जिससे कि पेशेंट के अंदर 10 साल तक भी उसकी जो न्यूरो डीजेनरेशन है, सेल्स के अंदर फंक्शनिंग की जो कमी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है ताकि पेशेंट जो है वो अच्छा खासा फंक्शन करता हुआ दिखाई पड़े। ये वो देखने में इंटरेस्टेड हैं। इसीलिए ऐसी स्टडीज के बारे में बात करना भी जरूरी है और इस तरह की स्टडी की जानी भी जरूरी है। बहुत कम रिसर्चर्स इतना लंबा फॉलोअप कर पाते हैं पेशेंट्स का। इसीलिए मैंने इस रिसर्च पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको बता पाऊं कि कितना सिग्निफिकेंट रिजल्ट कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का देखा जाता है और ऐसी स्टडीज ना के बराबर होती हैं, इसलिए भी इनके बारे में बात करना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टडी के बारे में और इस स्टडी की क्या फाइंडिंग्स आई, क्या इंप्रूवमेंट्स इन डॉक्टरों ने देखी। ये जो स्टडी थी ये एक ही सेंटर पर की गई थी, इटली के एक हॉस्पिटल में। इसमें 40 पेशेंट्स को पार्टिसिपेट कराया गया था जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला था DSM-5 के अकॉर्डिंग। 2013 में यह रिसर्च की गई थी जिसमें 24 आदमी और 16 महिलाएं थीं। इनकी उम्र जो थी वो 18 से 65 साल के बीच थी। ये ऐसे पेशेंट्स थे जो कि ट्रीटमेंट को लेकर अच्छी कॉम्प्लायंस दिखा रहे थे, मतलब डॉक्टर्स के साथ काफी कोऑपरेटिव थे, दवाइयां भी ले रहे थे और साथ ही जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए गए थे उनको उसमें भी वो डॉक्टर्स की सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। इन लोगों को 3 महीने तक हर हफ्ते कम से कम 3 दिन 1-1 घंटे के CRT सेशंस दिए गए। मतलब कुल मिला के 36 सेशंस CRT के 3 महीने में दिए गए। हर हफ्ते 3 सेशंस 1-1 घंटे के, कुल मिला के 3 घंटे हो गए। महीने में 4 हफ्ते मतलब 12 दिन मतलब 12 घंटे और 3 महीने मतलब 36 सेशंस 36 घंटे की इनको ट्रेनिंग दी गई, लगातार दी गई है। ये नहीं कि 15-15 दिन में एक बार सेशन दे रहे हैं, 10 दिन में दे रहे हैं, नहीं। जब थेरेपी में पेशेंट्स को इंक्लूड किया जाता है तो उनको लगातार ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सभी पेशेंट्स में कोई सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री नहीं थी, इन लोगों को कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन भी नहीं थी, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नहीं था, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नहीं थी, तो बाकी सारे कोई भी दूसरी मानसिक बीमारियां उनमें नहीं थी। ये सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स थे। ये जो CRT ट्रेनिंग थी 3 महीने के लिए जो दी गई, ये कॉगपैक सॉफ्टवेयर की मदद से दी गई थी जो कि कंप्यूटर की मदद से दी गई थी। और ट्रेनिंग शुरू होने से पहले और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनके कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस किया गया, साथ ही इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी असेस की गई। अब जो कॉग्निटिव फंक्शंस जो असेस किए गए वो कौन से थे, जो कि आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में अफेक्ट हो जाते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव फंक्शंस को इन्होंने असेस किया। पहला था वर्किंग मेमोरी, जो कि किसी भी काम को करने में हमारा माइंड जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करता है उसका असेसमेंट होता है। कोई भी छोटा सा कोई टास्क कर रहे हैं उसको करने में उसके स्टेप्स को याद रखना, उसको लर्न करना, ये सब वर्किंग मेमोरी में आता है। दूसरा इन्होंने कॉग्निटिव फंक्शन लिया वर्बल मेमोरी, मतलब जानकारी को याद रखना। जैसे कोई बात की जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो चीजों को कैसे याद रखा जाता है, कौन सी चीजें याद रह गई, कौन सी भूल गई, वर्बल मेमोरी, जो कि बेसिक फैक्ट्स इंफॉर्मेशन होते हैं। इसके अंदर अक्सर एक लिस्ट दी जाती है कुछ वर्ड्स की और फिर पेशेंट को कहा जाता है कि उसे रिकॉल करके बताओ कि हमने कौन से वर्ड्स बोले। और वो जो याद करने वाले जो आइटम्स होते हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, तो पेशेंट को उन्हें रिकॉल करके बताना होता है। तीसरा फंक्शन इन्होंने लिया प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड मतलब एक पर्सन कितनी तेजी से कोई काम करता है या कितनी तेजी से सोचता है। जितनी तेजी से कोई व्यक्ति सोचेगा उतना अच्छे से काम पूरा कर पाएगा, उसमें अपना दिमाग लगा पाएगा, और जितना स्लो तरीके से सोचेगा उतना वो धीमी गति से काम करेगा, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा विचार नहीं आ रहे या विचार जो है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे।
तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की प्रोसेसिंग स्पीड अक्सर बड़ी स्लो होती है क्योंकि नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स जब ज्यादा होती हैं। फिर इसके बाद एसेस की गई वर्बल फ्लुएंसी, कितनी जल्दी वो किसी कम्युनिकेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करते हैं, कितना ज्यादा वो अपने माइंड में अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको गैदर कर सकते हैं। जैसे वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट होता है किसी लेटर से, जैसे कि मान लीजिए डी लेटर है, ABCD का D है, और एक पर्सन को कहा जाएगा कि D से आपको जितने भी वर्ड्स दिमाग में आते हैं उन सबको बताओ। किसी टास्क में तो कहा जाएगा कि D लेटर से जो भी वर्ड्स दिमाग में आते हैं वो बताओ, तो किसी किसी में कहा जाएगा जितने भी प्लेसेस या एनिमल्स के नाम याद आते हैं वो बताओ। तो ये होता है फ्लुएंसी टेस्ट कि एक पर्सन कितना फ्लुएंटली चीजें याद कर सकता है और उनको कम्युनिकेट कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में अक्सर वर्बल फ्लुएंसी थोड़ी कम पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जो कि इन वैज्ञानिकों ने एसेस किए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, गोल्स कैसे रखते हैं, प्लान कैसे करते हैं, ये सारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो कि डे टू डे हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में यूजफुल होती हैं, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के बहुत पुअर होते हैं। नेक्स्ट आया साइकोमोटर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन, कितना वो ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, सोचकर इंटरेस्ट के साथ, विलिंगनेस के साथ, मोटिवेशन के साथ कितना जल्दी वो कोई काम कर पा रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को कितना यूज कर रहे हैं और कितना कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। कि मान लीजिए जैसे किसी को चाय बनानी है या कपड़े पहनने हैं तो कितना जल्दी कर पा रहे हैं, साथ ही वो कितना जल्दी उस पूरे काम को निपटा पा रहे हैं, कंप्लीट कितना कर पा रहे हैं। तो ये सारा मोटिवेशन और फिजिकल मूवमेंट वाला पार्ट आ जाता है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में बहुत अफेक्टेड होता है। नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से तो पेशेंट कई बार हिलते डुलते भी नहीं है ज्यादा। लास्ट इन्होंने एसेस किया एक कॉग्निटिव इंडेक्स, सारे के सारे कॉग्निटिव फंक्शंस का एक निचोड़, एक इंडेक्स निकाला, जिसमें ये देखा कि इन पेशेंट्स का कॉग्निटिव इंडेक्स ट्रीटमेंट से पहले और बाद में कितना होगा, जो कि ओवरऑल एक पर्सन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट एरिया कॉग्निटिव फंक्शनिंग का एसेस किया गया, जिसे हम कहते हैं IQ, एक पर्सन की इंटेलिजेंस। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स की इंटेलिजेंस एवरेज लेवल से थोड़ी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और लॉजिकल और रैशनल वो दिखाई नहीं पड़ते। इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स आते हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस और एक होती है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस में जैसे मेमोरी, कंसंट्रेशन, बेसिक जनरल नॉलेज, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो वहीं परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर एक पर्सन को कुछ टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को पूरा करके एक पर्सन की परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस एसेस की जाती है। साथ ही जैसा कि बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी एसेस की गई। तो ये सारे जो टेस्ट थे ये इन्होंने ट्रीटमेंट के शुरू होने से पहले, ट्रीटमेंट के खत्म होने के बाद, 5 साल का जब फॉलोअप किया उस दौरान और 10 साल का फॉलोअप किया उस दौरान इन्होंने ये सारे टेस्ट इन लोगों पर कंडक्ट किए। ध्यान दें कि ये जो सारे पेशेंट थे इनकी जो औसत उम्र थी टेस्टिंग के टाइम पर, मतलब जब 10 साल फॉलोअप वाला टेस्टिंग हो रहा है, यहां पर मैं उसी के बारे में बात बता रहा हूं, उस टाइम पर इनकी औसत उम्र 34 वर्ष थी। और जिस उम्र में इनको स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट हुआ था, शुरू हुआ था, वो औसत उम्र इन 40 पेशेंट्स की 24 वर्ष थी। करीब करीब 10 साल तक इन सभी पेशेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया बना हुआ था। इन सभी की जो एजुकेशन थी वो औसतन 12 वर्ष थी। मतलब हम कहेंगे कि इटली के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ये सभी 12वीं तक एजुकेशन ले चुके थे। 12th क्लास तक शायद इनकी एजुकेशन हो गई होगी, 2-3 साल ऊपर 2-3 साल नीचे, ऐसा ही रहा था। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 40 पेशेंट थे, जिसमें थे तो 24 पुरुष और 16 महिलाएं, पर इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक वो ग्रुप था जिसको CRT के बाद 6 महीने तक रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग मिली थी, इस ग्रुप में 15 लोग थे। तो वहीं ऐसा ग्रुप जिसके अंदर CRT के बाद 1 साल तक उनको रिहेबिलिटेशन दी गई थी, उनमें 25 लोग थे। तो कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस स्टडी में 1 साल तक, मतलब लंबे टाइम तक उनको रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग दी गई। अब जब इन वैज्ञानिकों ने इन 6 अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन्स को एसेस किया, तो इन्होंने जो ट्रीटमेंट की वजह से जो आने वाले जो बदलाव हैं उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया। कुछ पेशेंट्स इनमें ऐसे थे जिनमें शुरुआत के मुकाबले कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखी, और अगर ये इंप्रूवमेंट 10 साल बाद भी बनी रही तो उसको कहा गया मेंटेनेंस ऑफ इंप्रूवमेंट ग्रुप। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको जब ट्रीटमेंट की शुरुआत में एसेस किया गया तो उनके डेफिसिट में ट्रीटमेंट के एंड में भी कोई खासी इंप्रूवमेंट नहीं आई थी,
और 10 साल बाद भी जब उनको फॉलो अप किया गया तब भी उस डेफिसिट में कोई खासा चेंज नहीं था। तो इस ग्रुप को कहा गया मेंटेनेंस ऑफ डेफिसिट ग्रुप। इसी के साथ एक तीसरा ग्रुप था जिसमें ट्रीटमेंट के बाद तो इंप्रूवमेंट आ चुकी थी डेफिसिट में, 3 महीने की सीआरटी और 6 महीने या 1 साल की एसआरटी के बाद इंप्रूवमेंट तो आ गई थी, करीब करीब नॉर्मल सा हो गया था वो फंक्शन। पर 10 साल बाद जब फॉलो किया तो उसके अंदर बहुत गिरावट आ गई, मतलब पेशेंट का वो फंक्शन करीब करीब पहले जैसा पहुंच गया और इस ग्रुप को कहा गया वर्सनिंग ग्रुप, वर्सन कर गए उसके सिम्टम्स। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स इसमें ऐसे थे जिनमें ट्रीटमेंट के बाद इंप्रूवमेंट तो आई, पर एक ग्रुप में 10 साल बाद वो इंप्रूवमेंट चली गई, तो वहीं एक ग्रुप ऐसा था जिसमें 10 साल बाद वो इंप्रूवमेंट बनी रही। तो वहीं कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो कि खासे इंप्रूव नहीं हो पाए और वो 10 साल बाद भी उनमें कुछ इंप्रूवमेंट तो आई नहीं, तो वो मेंटेनेंस ऑफ डेफिसिट बने रहे। अब यहां इंटरेस्टिंग आता है ये देखना कि ये जो 6 अलग अलग फंक्शंस असेस किए गए, वर्बल मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, साइकोमोटर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और वर्बल फ्लुएंसी, इन 6 डोमेन्स में ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मेंटेनेंस ऑफ इंप्रूवमेंट कितने लोगों में देखी गई, कौन कौन से फंक्शन जो थे उनमें इंप्रूवमेंट बनी रही 10 साल बाद भी। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि साइकोमोटर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन को छोड़ के सभी फंक्शंस ऐसे थे जिनमें 10 साल बाद भी बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बनी रही। साइकोमोटर स्पीड का मतलब है पेशेंट में थोड़ी सुस्ती थी। ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें नेगेटिव सिम्टम्स के इंपैक्ट में और बहुत ज्यादा अगर पेशेंट को स्टिमुलेशन ना मिले, बहुत ज्यादा एंकरेजमेंट ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो जो सुस्ती है उसमें बनी रहती है, उसके अंदर एक स्लोनेस बनी रहती है। तो साइकोमोटर स्पीड मतलब अपने माइंड और बॉडी को वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे यूज करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई और यही एक ऐसा डेफिसिट था जिसके अंदर परफॉर्मेंस जो थी वो वर्सन हो गई और भी बुरी हो गई पेशेंट की। पर बाकी के जो सारे फंक्शंस थे उनमें बहुत हैवीली इंप्रूवमेंट देखी गई और वो इंप्रूवमेंट बनी भी रही। सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट मेंटेन थी वो थी वर्बल मेमोरी में, उसके बाद एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, तीसरे नंबर पर थे वर्बल फ्लुएंसी, फिर था वर्किंग मेमोरी, उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड और लास्ट में आता है थोड़े से पेशेंट में साइकोमोटर स्पीड मेंटेन रही 10 साल बाद भी। तो ये जो ग्रीन कलर का जो आप बार देखेंगे अपने इस स्क्रीन पे चार्ट में, ये ग्रीन कलर वाला जो बार है ये बताता है मेंटेनेंस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आप देखेंगे सबसे लंबा बार ये वर्बल मेमोरी का है। ये वर्बल मेमोरी मतलब फैक्ट्स को, जानकारी को याद रखना, जो चीज सुन रहे हैं उसको दोबारा से रिकॉल कर पाना, ये पेशेंट्स में मेंटेन रहा। साथ ही जो बाकी के फंक्शंस बताए उनमें भी हम अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं और हम पाएंगे कि जो ऑरेंज वाला जो बार है वो सबसे लंबा है साइकोमोटर स्पीड में, मतलब इसमें ज्यादातर लोगों में जो ये जो फंक्शन था ये वक्त के साथ वर्सन हो गया, बुरा हो गया। येलो बार का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ डेफिसिट, मतलब ये ऐसा एक कॉग्निटिव फंक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट से देखी ही नहीं गई। इसमें सबसे लंबा ये जो बार आता है ये आता है येलो वाला, ये आता है वर्किंग मेमोरी में। वहीं प्रोसेसिंग स्पीड भी ऐसा एक फंक्शन था जिसमें देखा जाता है कि काफी सारे पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आई थी। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कॉग्निटिव ट्रेनिंग और इस रिहेबिलिटेशन का देखने में आया वर्बल मेमोरी में, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, प्रोसेसिंग स्पीड में, वर्बल फ्लुएंसी में और वर्किंग मेमोरी में। केवल साइकोमोटर स्पीड और कोऑर्डिनेशन वाला फंक्शन अकेला ऐसा था जिसमें ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था। डेफिसिट ज्यादातर पेशेंट्स में बना हुआ था और वक्त के साथ ज्यादातर लोगों में ये फंक्शन जो था ये वर्सन हुआ था, बुरा होता गया था। मतलब ट्रीटमेंट तक तो थोड़ा सा फर्क आ गया पर ट्रीटमेंट छूटते ही ये पेशेंट दोबारा से पहले लेवल पर चले गए। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 65% पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें वर्बल मेमोरी में इंप्रूवमेंट 10 साल बाद भी बनी रही, बहुत बड़ा नंबर था। 40% पेशेंट्स में वर्किंग मेमोरी में इंप्रूवमेंट बनी रही, 45% पेशेंट्स में वर्बल फ्लुएंसी में इंप्रूवमेंट बनी रही, 37.5% पेशेंट्स में प्रोसेसिंग स्पीड मेंटेन रहा और 55% पेशेंट्स में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस 10 साल बाद भी मेंटेन रहा। बहुत ही थोड़े से पेशेंट थे जिनमें वर्सनिंग हुई या डेफिसिट में चेंज आया ही नहीं ज्यादा। यहां हम देखेंगे कि वर्बल मेमोरी में बहुत इंप्रूवमेंट आई। वर्बल मेमोरी की सिग्निफिकेंस क्या होती है? वर्बल मेमोरी होता है कि रोजमर्रा की लाइफ में एक पर्सन जो चीजें सुन रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कितना याद रख पा रहा है। जितना ज्यादा याद रखेगा उतना ज्यादा वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा।
एक पेशेंट की कम्युनिकेशन में उतनी ही अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। तो वर्बल मेमोरी की इंप्रूवमेंट से पेशेंट बात ज्यादा करता है, इंटरेक्ट ज्यादा करता है। अगर कोई फिल्म देख रहा है, मूवी देख रहा है या आसपास की दुनियादारी में इंटरेक्ट कर रहा है तो लोगों की बातें याद रखता है और थोड़ा लोगों के साथ इंटरेक्ट भी ज्यादा करता है। और ये एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है स्किज़ोफ्रेनिया के आने के बाद। तो स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट के बाद ऐसा देखा जाता है कि वर्बल मेमोरी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है और ये पेशेंट के ओवरऑल कॉग्निटिव डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए इस एरिया में इंप्रूवमेंट आने से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स काफी इंटरेक्टिव हो गए होंगे और उनका माइंड काफी एक्टिव रहता होगा और इंफॉर्मेशन उनको काफी याद रहती होगी। इसी के साथ अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी बहुत से लोगों के मेंटेन रहे। मतलब इन लोगों में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी, अपने एक्टिविटीज को प्लान करना, रूटीन मेंटेन रखना, अपने को ऑर्गेनाइज रखना, ये सारी एक्टिविटीज में भी उनमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट बनी रही थी। जैसे कि वर्बल मेमोरी में इंप्रूवमेंट आई वैसे ही वर्बल फ्लुएंसी में भी काफी इंप्रूवमेंट आई। ये लोग थोड़े जल्दी रिस्पॉन्स देते थे, अपने दिमाग की इंफॉर्मेशन को ज्यादा फ्लुएंटली यूज कर पाते थे। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे कि लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हुए ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट ना मिले तो ये पेशेंट अक्सर बात नहीं करते, सुस्त दिखाई पड़ते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते। ऐसा लगता है कि दिमाग में वो जानकारी ही नहीं है जिसको इस्तेमाल करके लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए या कुछ परफॉर्म किया जाए। इसीलिए ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेशेंट्स के लिए। तो यहां अब हम इस वीडियो को थोड़ा अंत की तरफ ले जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग जो है वो लोगों में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट लाती है कि वक्त के साथ इलाज ना देने के बावजूद उनके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता। मतलब न्यूरो डिजेनरेशन उनकी नहीं हो रही, न्यूरॉन्स उनके खत्म नहीं हो रहे या फंक्शन करने बंद नहीं कर रहे क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली थी। और यही इंपॉर्टेंस है इन इलाजों की। एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें केवल दवाइयां ही नहीं, दवाइयों के साथ साइको सोशल इंटरवेंशन भी दी जा रही है। साइकोलॉजिकल मतलब पेशेंट को कॉग्निटिव ट्रेनिंग दी गई, सोशल मतलब पेशेंट को रिहेबिलिटेशन दी गई। मतलब उसको एक्टिविटीज सिखाई गई, उसको जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसको लर्न कराया जाता है क्योंकि पेशेंट का लर्निंग पोटेंशियल भी कम हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के बाद। तो ये सारे टास्क सिखाना भी पेशेंट के लिए जरूरी होता है। तो इन सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट बनी रह सकती है अगर पेशेंट को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। और खासकर वो लोग जिनको कि लंबे टाइम तक रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है उनकी इंप्रूवमेंट ज्यादा आती है और ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है। मतलब इन पेशेंट्स को डिसेबल्ड होने से रोका जा सकता है, इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, इन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। इस पूरी स्टडी में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंप्रूव हो गई थी वो भी काफी हद तक मेंटेन्ड थी, उसमें भी बहुत कमी नहीं आई थी। इसी तरह से कॉग्निटिव ट्रेनिंग के इफेक्ट्स डिमेंशिया को प्रिवेंट करने में भी देखे गए हैं। मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने ये खोजने की कोशिश की है कि क्या ब्रेन में आने वाला जो डीजनरेशन है जो कि उम्र के साथ आता है, क्या उसको हम कॉग्निटिव ट्रेनिंग की मदद से रोक सकते हैं। मतलब ब्रेन गेम्स की मदद से क्या कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोका जा सकता है, डिमेंशिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों का देखना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक रिसर्च में जब 10 साल तक लोगों को कॉग्निटिव ट्रेनिंग दी गई थी तो उसमें देखा गया कि लोगों में डिमेंशिया की तरफ प्रोग्रेस करने का जो परसेंटेज था वो कम हुआ। जो लोग कॉग्निटिव ट्रेनिंग कर रहे थे उनमें डिमेंशिया कम हुआ, लेट भी आया और उसके अंदर होने वाला कॉग्निटिव डिक्लाइन भी थोड़ा था। जबकि एक दूसरा ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा कॉग्निटिव ट्रेनिंग नहीं कर रहा था उनको जब ऑब्जर्व किया तो उनमें डिमेंशिया भी आया, ज्यादा सीवियर भी आया और थोड़ा जल्दी भी आया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो हमारे जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कितना एक्टिव है या नहीं है। उसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये इफेक्ट्स देखे जाते हैं जो कि इस स्टडी में भी देखे गए। तो ज्यादा एक्टिव दिमाग होगा, चेंजेस अच्छे आएंगे, लंबे टाइम तक बने रहेंगे। कम एक्टिव होगा दिमाग, चेंजेस भी स्लो आएंगे, वर्सनिंग भी हो सकती है डेफिसिट्स की, और साथ ही लंबे टाइम तक भी या तो चेंजेस बने रहेंगे या वो डेफिसिट बने रहेंगे। इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग कैसी दी गई है या नहीं दी गई है। सिर्फ एक ही एरिया था जहां पर थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए और वो ये कि 5 साल के फॉलोअप के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो अच्छा चेंज आया था और वो चेंज जो था वो मेंटेन था, पर 10 साल के बाद जब फॉलोअप किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये दोनों ग्रुप्स, जिसमें एक में तो 6 महीने तक रिहेबिलिटेशन दी थी और एक ग्रुप में 1 साल तक रिहेबिलिटेशन दी थी, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर बहुत बड़ा बदलाव 10 साल के बाद नहीं देखा गया उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में।
मतलब जो डे टू डे लाइफ की जो फंक्शनिंग है उसमें बहुत बड़ा फर्क 10 साल के बाद नहीं देखा गया, जबकि 5 साल के फॉलोअप में उन्होंने बड़ा चेंज देखा था और उन्होंने पाया था कि जो 1 साल वाला जो रिहेबिलिटेशन वाला ग्रुप था उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट थी, जबकि 6 महीने वाला जो रिहेबिलिटेशन ग्रुप था उसमें कम इंप्रूवमेंट पाई गई 5 साल के बाद। और 10 साल तक आते आते दोनों ग्रुप्स एक जैसे हो गए। तो ट्रीटमेंट के बाद इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई। फिर उसके बाद जब 5 साल बाद फॉलोअप किया गया तो जिन लोगों को साल भर की रिहेबिलिटेशन मिली थी उनमें इंप्रूवमेंट अच्छी आ गई। पर 10 साल के बाद देखा गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 1 साल की जो रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग थी उसका कोई बड़ा फर्क देखने में नहीं आया, जबकि यह फर्क कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग में दिखा था। उसमें दिखा था कि लोगों ने जो इंप्रूवमेंट थी वो बनाए रखी थी 10 साल बाद भी, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ में 10 साल बाद बहुत बड़ा फर्क नहीं देखने में आया इन दोनों ग्रुप्स में। तो अब हम ये वीडियो को कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि CRT का जो कि 3 महीने की ही सिर्फ ट्रेनिंग दी गई थी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है पेशेंट्स की कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे। 5 साल तक 10 साल तक ये इफेक्ट्स काफी सारे लोगों में बने रहते हैं। काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि मेंटेन रहते हैं जिनमें इंप्रूवमेंट, एक दो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या तो आती नहीं या अगर आती भी है तो धीरे धीरे वो चली जाती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो उस पेशेंट की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, या फिर हो सकता है पेशेंट्स को बहुत स्टिमुलेशन उन एरियाज में रेगुलरली चाहिए होती है, रेगुलर एक थेरेपिस्ट की मॉनिटरिंग चाहिए होती है। जिन एरियाज में चेंजेस बने रहते हैं या इंप्रूव हो जाते हैं उनमें थोड़ा सा ही पुश एक पेशेंट को चाहिए, पर ऐसे फंक्शंस जिन पर रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होती है उनमें एक कमी आ जाती है अगर पेशेंट पर ध्यान न दिया जाए, और इसलिए उस एरिया पर ज्यादा वर्क करना जरूरी हो सकता है। तो इससे हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कौन से फंक्शंस लंबे टाइम तक बने रहे और कौन से फंक्शंस थोड़े खराब हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि CRT जो थी वो बेकार हो गई क्योंकि कुछ फंक्शंस को वो इंप्रूव नहीं कर पाई, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो 3-6 महीने की जो थेरेपीज थी उनका एक लिमिटेड ही इफेक्ट था। लंबा इफेक्ट लाने के लिए कुछ एरियाज में लंबी थेरेपी देनी पड़ सकती है, तो वहीं कुछ एरियाज में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 3-4 महीने भी अगर अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाए तो लंबे टाइम तक वो इफेक्ट्स बने रहेंगे। तो इससे जो है हम प्लान कर सकते हैं, पेशेंट्स के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, पेशेंट्स के बारे में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए और किस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसी तरह से शोधों के आधार पर डॉक्टर्स जो होते हैं जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो पक्के तौर पर कह पाते हैं कि कौन से चेंजेस उनमें बने रहेंगे, कौन से एरियाज में उनमें इंप्रूवमेंट ज्यादा आएगी, और इस तरह से वो बता पाते हैं, एश्योर कर पाते हैं पेशेंट को भी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी कि कौन सी ट्रेनिंग उनको दी जाए, कितनी टाइम तक दी जाए, और किस टाइप की ट्रेनिंग थोड़े टाइम तक देनी होगी और किस टाइप की ट्रेनिंग को लंबे टाइम तक देना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टडीज से हमें काफी सारी इंसाइट्स मिलती है, काफी कुछ पता चलता है। इस तरीके की अगर ढेरों रिसर्चेस को अगर एनालाइज किया जाए, ढेरों टाइप की रिसर्चेस को अगर समझा जाए तो देखने में आता है कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग और साथ में सोशल रिहेबिलिटेशन जो हो रहा है उसका ओवरऑल इंपैक्ट तो पेशेंट की लाइफ पर आता है, पर अलग अलग तरीके से पेशेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो डिजाइन की जाती है ताकि अलग अलग तरीके से प्रोमिसेस भी दिए जाएं और भरोसा दिया जा सके कि किस तरह से ये जो ट्रेनिंग्स है ये पेशेंट्स की लाइफ को बेटर करेंगी। तो ये जो पूरी जानकारी रिसर्च के बारे में जो वीडियो में दी, रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो थी, कोशिश की कि सामान्य सी भाषा में आपको ये सारा रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन करूं। कुछ हो सकता है टेक्निकल टर्म से आपको परेशानी हुई होगी, पहली बार सुने होंगे या शायद उनको पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। डॉक्टर से जब आप थेरेपी लेंगे या अगर आप ले रहे होंगे तो शायद डॉक्टर आपको ढंग से समझा पाएंगे कि ये कॉग्निटिव रेमेडिएशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन से फंक्शन टारगेट करते हैं, किस तरह से अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शंस पर अलग अलग तरीके के टास्क कराकर उसको ठीक किया जाता है। ये बहुत सारी चीजों की जानकारी मैंने और भी वीडियोस में दी है, डॉक्टर या अपने थेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हैं। तो कोशिश जो थी मेरी कि आपको मैं समझा सकूं कि कॉग्निटिव रेमेडिएशन ट्रेनिंग क्यों इतना इफेक्टिव है, कैसे इफेक्टिव है, किन एरियाज में इफेक्टिव है, इस बारे में जो जानकारी है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसी और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर देता रहता हूं, देता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को देखते रहना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।